मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एवं दोस्तों, पिछले जो वीडियो स्टॉप किए थे उसी के आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहे थे। तो अंतःस्रावी स्टार्ट करते हैं। अंतःस्रावी, एक होता है बहिःस्रावी। अंतःस्रावी बहिःस्रावी लिख नहीं रहा हूँ, अगर से बता दे रहा हूँ क्या होता है। चलिए, अंतःस्रावी या बहिःस्रावी ग्रंथि। सर, हम नली सुने हुए थे, ये ग्रंथि पहली बार सुन रहे हैं। नली सुने थे सर जब रक्त चैप्टर पढ़ेंगे या बचपन में पढ़े थे क्लास 6-7 में, तो नली सुने थे, वाहिका सुने थे, वाहिका जिसमें खून बहता है। ठीक है, फिर सिग्नल बहता है उसका सुने थे। ये ग्रंथि क्या होता है? तो देखिए, कोई भी नली अगर कोई भी स्रावित करेगा, निर्माण करेगा एंजाइम का, ठीक है, मतलब उसको हम लोग क्या ग्रंथि बोल देंगे। अच्छा सर, तो लीवर सर पीत बनाता है, तो सर लीवर ग्रंथि कह सकते हैं। यस, लीवर पीत बनाता है, पीत का सेक्रेशन करता है, स्रावित करता है, इसे लीवर को हम लोग लीवर ग्रंथि कहते हैं। सर, हमारे मुंह में जो लार होता है वो लार ग्रंथि स्रावित करता है। लार, तो सर तो ये भी लार ग्रंथि हो गया। सर हमारे पेट में जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, चीनी को जो पचाने के लिए इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ये इस हार्मोन इंसुलिन हार्मोन को अग्नाशय स्रावित करता है, तो अग्नाशय को भी ग्रंथि कहेंगे। हाँ, तो ग्रंथि शब्द आप जहाँ भी सुनिएगा तो आपको ध्यान रखना, ग्रंथि होता है आपको सेक्रेशन करने वाला, कोई चीज़ बना रहा होगा, स्रावित कर रहा होगा। ठीक है, अब कैसा, तो अंतःस्रावी ग्रंथि या बहिःस्रावी क्या होगा? तो अंतःस्रावी होगा जो वैसा ग्रंथि जो अपना जो सेक्रेशन कर रहा है, स्रावित कर रहा है, वो डायरेक्ट रक्त में कर रहा होगा। जो डायरेक्ट रक्त में करेगा, ब्लड में स्रावित करेगा, तो उसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। और जो रक्त के बाहर पेट में करेगा, चाहे दूसरे कोई अंग में करेगा, तो उसको बहिःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। सर एग्जाम्पल दीजिए, तो ये भी लीजिए। अंतःस्रावी का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। ये सब क्या है, जो हार्मोन स्रावित करता है वो डायरेक्ट ब्लड में करता है। हार्मोन अब आगे पढ़िएगा, क्लास 10th में पढ़िएगा। ठीक है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अंतःस्रावी बहिःस्रावी ये सभी डिटेल में पढ़िएगा। इस पर टॉपिक आया है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हार्मोन रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, डिटेल में बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो एक तरह समझिए कि रासायनिक पदार्थ होता है जो उपयोगी होता है। ठीक है, तो अंतःस्रावी जो होगा, यानी कि कोई भी पिट्यूटरी ग्रंथि हो, थायराइड ग्रंथि हो, ये सब हार्मोन बनाता है, रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है, तो डायरेक्ट ब्लड में करता है। तो जो डायरेक्ट ब्लड में करेगा स्रावित, तो उसको हम लोग कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो अपना सेक्रेशन है ब्लड से बाहर करेगा, उसको हम लोग बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। सर, लीवर तो ब्लड में नहीं स्रावित करता है, लार जो बोलते हैं वो भी ब्लड में ही स्रावित करता है। तो ये सब क्या है? तो ये सब बहिःस्रावी ग्रंथि है। अच्छा, अब पिट्यूटरी ग्रंथि सब डायरेक्ट ब्लड में स्रावित करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि बोलेंगे। ठीक है, अब फिर बोलेंगे क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि, ये भी डायरेक्ट ब्लड में स्रावित करता है। तो ये सब क्या है? ये सब आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन लीवर है, लार ग्रंथि है, अग्नाशय है, सॉरी अग्नाशय नहीं बोलेंगे, और लीवर है और लार ग्रंथि है, ये सब क्या है? बहिःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि ये सब ब्लड से बाहर अपना जो सिक्रेशन करता है। लार देखते हैं, मतलब मुंह में का तो लार टपकते रहता है, तो ब्लड में थोड़ी स्रावित कर रहा है, वो तो मुंह में ब्लड से बाहर है। ठीक है, तो सर आप एक बोले थे कि सर अंत अग्नाशय, उसको कौन सा ग्रंथि बोलेंगे? तो देखिए बाबू, अग्नाशय जो है दोनों हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, सॉरी, अग्नाशय जो है रक्त में भी स्रावित करता है सिक्रेशन, और रक्त के बाहर भी करता है। इसलिए अग्नाशय को दोनों ग्रंथि, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि भी बोल सकते हैं और बहिःस्रावी ग्रंथि भी बोल सकते हैं, यानी कि दोनों काम करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है और बहिःस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है ये अग्नाशय। ठीक है, अब कैसा, तो रक्त में क्या स्रावित करता है? तो रक्त में ही इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, जो आपको जो कार्बोहाइड्रेट, चीनी, उनका पचाने का काम करता है। सर, तो आप ब्लड से बाहर तो वो और भी एंजाइम काम क्या बोलते हैं, स्रावित करता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। माल्टोस ये सब कुछ बोलते हैं, मुझे उतना डिटेल पता नहीं है, मतलब याद नहीं है अभी। ठीक है, मैं आगे जब टॉपिक पढ़ाऊँगा पाचन, तो उसमें थोड़ा देख कर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इतना समझ गए। अब आते हैं जहाँ से मैं शुरू किया था। आप समझ गए कि आयोडीन जो है
तो आयोडीन से क्या बोलते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है वो क्या बोलते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, ठीक है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमको आयोडीन की आवश्यकता पड़ता है, समझ गए। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ है, सॉरी पिट्यूटरी नहीं, थायराइड ग्रंथि बात कर रहे हैं, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि आयोडीन का इस्तेमाल करके थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। ये हमारा गले में जो होता है वो उससे पास होता है, ठीक है। तो जैसे मान ली गला है ना, जैसे मान ली ये गला है, तो यहाँ पे पास में रहता है, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि आयोडीन का उपयोग करके थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो जाता है, ठीक है, आयोडीन की मात्रा कम हो जाता है, तो क्या करता है हमारा थायराइड ग्रंथि खुद से ही मतलब कि थायरोक्सिन का हार्मोन का निर्माण करने के लिए बहुत जोर देता है, काफ़ी मेहनत करता है। इस कारण थायराइड ग्रंथि फूल का बड़ा हो जाता है, और जिसको हम लोग घेगा रोग नाम दिए हुए हैं। तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों का खाना में नमक जो इस्तेमाल करते हैं वो देख लीजिए कि आयोडीन युक्त है कि नहीं। ऐसे मार्केट में अभी भी जितना नमक मिलता है सब आयोडीन युक्त होता है। पहले ज़माना की क्या होता था कि पहले समुद्र पास में होते थे, लोग जाते थे समुद्र का पानी लाते थे, उसको सुखा देते थे और नमक मिल जाता था, या समुद्र का पानी में नमक होता था उसको ले आता था, डायरेक्ट ग्रहण करता था। और उस नमक में क्या होता है कि क्या बोलते हैं कि आयोडीन नहीं पाया जाता था, इस कारण वो खाते जाता था, लेकिन उसको आयोडीन मिलता नहीं था और उसमें घेगा रोग बीमारी हो जाता था। देखिए अब घेगा रोग जल्दी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सारे लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं। और ये सरकार द्वारा जो नमक जो आता है मतलब मार्केट में बिकता है उसमें आयोडीन युक्त नमक होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को घेगा रोग अब बीमारी नहीं होता, पहले हो जाता था, ठीक है। नमक आप जानते हैं ना, नमक का सूत्र होता है NaCl, ठीक है। केमिस्ट्री में इसका भयानक तरह से इसका पढ़ा जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वीडियो है ना अभी, हाँ चलिए और बताते कह रहे कि NaCl इसका नमक का सूत्र है। साधारण नमक जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम के बारे में जानते होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे कि क्रियाशील धातु होता है और कि इसको हमेशा केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। इसको हाथ में रखिएगा तो हाथ जलने लगेगा, क्योंकि हवा से ही रिएक्शन कर देता है, इतना क्रियाशील होता है। क्लोरीन के बारे में पढ़िएगा, क्लोरीन क्या होता है कि एक अधातु है। क्लोरीन क्या अधातु है, लेकिन ये जहर का काम करता है, ठीक है। इसको पी लीजिएगा तो आपको क्या मृत्यु हो सकता है। लेकिन क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, कीड़ा मकोड़ा पानी को साफ करने में करते हैं। आज जब दोनों खतरनाक आदमी सोडियम और क्लोरीन मिलता है, सोडियम और क्लोरीन मिलता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। दोनों खतरनाक आदमी का इस्तेमाल हम लोग बढ़िया चीज़ में करते हैं, लेकिन नमक में। नमक का इस्तेमाल आप लोग सब जगह देखते होंगे। और सब्जी में नमक नहीं तो सब्जी का स्वाद, सब्जी में कितना सब कुछ रखिए, सब कुछ रखिए, तरह तरह के वेराइटी रखते जाइए, वेराइटी रख कर खाना बनाइए, सब्जी बनाइए, लेकिन उस सब्जी में नमक नहीं रखिएगा तो उस सब्जी का कोई स्वाद नहीं आएगा, ठीक है। तो नमक आज तक देखते कितना यूजफुल है, उपयोगी है, हर जगह इस्तेमाल होता है। इसलिए सरकार नमक पर दाम नहीं बढ़ाती है, क्योंकि इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। दाम बढ़ा देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है।